बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक, ये अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज और लग्जरी जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथ इम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जाता है। इस जहाज में बहुत से अमीर लोग, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े एक्टर और बहुत से लोग इस जहाज में बैठे हैं और जो कि अमेरिका की तरफ जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। इस जहाज के कैप्टन का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जिनकी उम्र तकरीबन 62 साल थी। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है टाइटैनिक जहाज को लेकर, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जो कि तकरीबन 269 मीटर लेंथ में है और 50 मीटर से ज्यादा ऊंची। और तो और इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो सच में दिल बहला देने वाली है। उस जमाने में इस जहाज को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट पड़ी थी वो थी $7.5 मिलियन, और अगर इन्फ्लेशन को काउंट में लेकर चलें तो आज के तकरीबन $400 मिलियन बनते हैं। शिप के अंदर मौजूद फैसिलिटीज और डेकोरेशन एक ऐसी थी कि जैसे कि 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे, जिनमें स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाट कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें, एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया था इस जहाज को बनाने के लिए, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जिस कंपनी ने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। दोस्तों, इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में आकर ये बोला था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अपने पहले सफर पर निकलने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलना शुरू हो गई। यानी कि जिस टाइटैनिक ओशन पर तैर कर ये जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है वहां पर आइस मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ उस जगह पर हैं कि बहुत बड़ा खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि समुद्र में आसपास वाले जहाज एक दूसरे जहाज को बताते रहते हैं कि समुद्र के इस जगह पर आइसबर्ग है और सेफ्टी के साथ इस जगह को क्रॉस किया जाए। इन हालात के पेश नजर टाइटैनिक 2 बार अपना रास्ता बदलती है इन डेंजर से बचाव के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। ये अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर को बरकरार रखती है। मजीद 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है टाइटैनिक को। लेकिन इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और इनके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं, टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो है वो गरूब हो जाता है और टेम्परेचर नीचे आ जाता है। इस 14 अप्रैल 1912 की खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आता है, यानी कि बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी, यानी कि विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफी हाइट पर होता है। इसे लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी को बिठाया जाता है ताकि सामने आने वाली चीज पर वो नजर रख सके, कहीं कोई ट्रैफिक या कहीं कोई और चीज जहाज के सामने तो नहीं आ रही। और जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ता था और इतनी ठंडी हवाएं थी कि उन हवाओं की वजह से वहां पर बैठे इंसान की आंखों से पानी भी निकलना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता था। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा जो कि इस स्ट्रोक नेट पर बैठा है, ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बड़ा बर्फ का पहाड़ है। ये जल्दी से घंटी को 3 बार बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग इसकी आवाज को सुन सकें और फोन उठाकर फोन करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर और चलाकर कहता है कि सामने हमारे आइसबर्ग है, कि जहाज को जल्दी से मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस आवाज को सुनते हैं और इंजन रूम को ऑर्डर देते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 11:40 पर जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाय 400 फीट, जो कि एक तकरीबन फुटबॉल फीट जितना बड़ा है, और हाइट में ये क्रॉस नेट तक आ रहा था। एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग का टकराव जहाज की फ्रंट साइड की राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो की साइड पर हुआ। अब बो क्या होता है? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जहाज का ये वाला हिस्सा होता है बो का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे स्टर्न कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे कील कहते हैं। तकरीबन 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ रगड़ता चला गया और जहाज के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इस वजह से जहाज की बॉडी के मेन हिस्से पर छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप सब ये सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बर्फ का टुकड़ा एक
एक मेटल को कैसे काट सकता है, लेकिन अगर आप अपने घर में रखी हुई फ्रिज के अंदर से बर्फ को निकाल के मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना होता है। अब कहने के लिए लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल से बनी हुई गाड़ी एक दरख्त के साथ लगे तो वो चकनाचूर हो सकती है। इसी तरह ये बहुत बड़ा पहाड़ था जिसने टाइटैनिक को बुरी तरह चोट पहुंचाई। कुलहयन के कुछ ही देर बाद शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और इस शिप के आर्किटेक्चर फौरी पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक्ड हो गए इस बात से, क्योंकि दोस्तों इन्हें लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। क्योंकि शुरू में हमने ये बात की है कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स सच में कमाल के थे। इसके अंदर दो मेन जो सेफ्टी फीचर्स थे जिनकी वजह से इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, वो है जिनमें से पहला इस जहाज के बॉटम के मौजूद डबल बॉटम हल है। हल जो है जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि इसके अंदर दो लेयर्स लगी हैं। अगर एक लेयर खराब भी हो जाती है तो दूसरी लेयर इस जहाज को बचा लेगी। और दूसरा जो पूरी शिप की मेन बॉडी है उन्हें 16 अलग अलग वाटर टैंक कंपार्टमेंट में किया गया है। इन 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी से भर गए तो भी जहाज तैरता रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आइसबर्ग से जो इंपैक्ट हुआ था वो जहाज की साइड पर हुआ था, तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा क्योंकि साइड पर तो सिंगल लेयर थी। और इसके अलावा दोस्तों ये टकराव इतना बड़ा था कि 16 में से 6 जो वाटर टैंक हैं वो भर चुके थे, जो कि कंप्लीटली रप्चर होने की वजह से उनके अंदर पानी दाखिल हो रहा था, जिस वजह से वो भर रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि लिमिट 4 तक की थी और 6 कंपार्टमेंट के भरने का मतलब ये था कि इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के तकरीबन 20 मिनट बाद, मतलब कि रात के 12 बजे, इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि दूसरे जहाजों को इंस्ट्रक्शंस भेजें कि वो आकर हमें बचाएं, कि जो आसपास हमारे जहाज मौजूद हैं वो सिग्नल्स को पकड़ें और हमें बचाने को यहाँ पर आ जाएं। सिग्नल्स के ऑपरेटर जैक्स फिलिप्स हमारी इस कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्टेंस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो और सिग्नल भेजते हैं, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो और सिग्नल भेजते रहते हैं ताकि कोई तो जहाज होगा जो कि इन सिग्नल्स को सुन ले। तकरीबन 20 मिनट के बाद जहाज के करीब एक जहाज था RMS कैरिपेथिया नाम का, वो जहाज इन सिग्नल्स को पकड़ लेता है। ये रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो जहाज को मोड़ा जाए और हम टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर चलकर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो फिर भी इसे टाइटैनिक पर पहुंचने के लिए तकरीबन कम से कम भी लगाया जाए तो 3.5 घंटे का वक्त मुकर्रा है। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक बचा रह सकता है? बाकी जो क्रू मेंबर्स हैं वो रॉकेट्स को जलाते हैं ताकि आसपास मौजूद अगर कोई शिप होगी तो वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी भी जहाज का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। इसी दौरान इस शिप के जो कैप्टन हैं वो क्रू मेंबर्स को ऑर्डर दे देते हैं कि लोगों को जहाज से निकाला जाए शिप के अंदर मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के हिसाब से औरतों और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो पहले जहाज में से उतर कर लाइफ बोट में जाएं। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स का मानना था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है तो डरने की कोई बात नहीं, ये जहाज नहीं डूबेगा। आखिरकार जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो बार बार यही तो कह रहे थे कि ये जहाज अनसिंकेबल है, अलबत्ता कि हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से, लेकिन उनका मानना था कि ये जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन की वजह से जो पहली लाइफ बोट टाइटैनिक से उतारी गई उसमें 65 पैसेंजर्स की जगह थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए, यानी कि आधी लाइफ बोट खाली थी। और टाइम के साथ साथ एक से एक कंपार्टमेंट जो है वो पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पैसेंजर्स को यह बात समझ में आ गई कि ये जहाज डूब सकता है। और जब ये बात उन्हें रियलाइज हो गई तो वो लोग पैनिक हो गए और इधर उधर को भागने लगे और बहुत ज्यादा डर गए। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था बोर्ड के आगे वाले कंपार्टमेंट में और
जहाज का आगे वाला हिस्सा जो कि बोट था वो पानी के अंदर डूबने लगा था, जिसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी से बाहर को आ रहा था। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हो गया तो लोग और ज्यादा परेशान हो गए और ज्यादा पैनिक हो गए और लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि टाइटैनिक पर कमी थी लाइफ बोट्स की, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी टाइटैनिक के ऊपर जिन पर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1200 लोग आ सकते थे। लेकिन दोस्तों जहाज पर 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से उतारी गई। लेकिन दोस्तों जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस धक्का मुक्की के बीच बहुत से लोगों ने कोशिश की थी लाइफ बोट पर अपनी जगह बनाने की और कुछ लोगों ने इसे अपनी किस्मत समझा और जहाज पर रुके रहे। जो कि इस वाकया के आई विटनेस थे, उनके हिसाब से तकरीबन 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज समुंदर के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस जहाज को पानी के अंदर डूबने में, जिस जहाज को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। जो 1500 लोग जहाज पर बाकी थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि दोस्तों पानी का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरेंगे तो कुछ मिनटों के अंदर ही आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि अपने व्हील पर ही बने रहे और टाइटैनिक के साथ ही डूब गए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी खुद को गोली मारकर। RMS कैरिपेथिया जहाज जो कि टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए निकला था, वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30-4 बजे के दरमियान, तकरीबन 1 घंटा लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो कि जहाज पर मौजूद थे। लेकिन लाइफ बोट पर मौजूद जो लोग थे वो जो कि तकरीबन 705 लोग थे, उनको ये आसानी से बचा लेता है। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे और बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई और कई इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनको देखकर सब लोग शॉक्ड रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि उस रात एक और जहाज टाइटैनिक के बिल्कुल पास था, तकरीबन 37 किलोमीटर दूर, जो कि दोस्तों टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक के अंदर मौजूद पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराने से पहले आखिरी मैसेज इसी शिप का आया था कि सामने आइसबर्ग है। उन्होंने कहा था कि ध्यान से रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग मौजूद हैं। उसके बाद तकरीबन 11:15 रात के कैलिफोर्नियन जहाज के अंदर मौजूद जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। कैलिफोर्नियन जहाज था जो वो खतरे को देखते हुए रात में वहीं पर रुक गया। वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था खतरे को देखते हुए। खतरे की वजह से जहाज को रोक दिया गया था, रेडियो सिग्नल टर्न ऑफ था। यही वजह थी कि इन तक टाइटैनिक का कोई भी मैसेज नहीं पहुंच सका था और ये जहाज इतना पास था टाइटैनिक के कि जो लोग टाइटैनिक के सामने वाले हिस्से पर खड़े हो थे वो आसानी से इस जहाज को देख सकते थे। जो ऑफिसर्स टाइटैनिक के अंदर लोगों को लाइफ शिप्स पे बिठा रहे थे, एक ऑफिसर ने दूर से देखकर ये कहा भी था कि वो देखो एक शिप जो है वो नजर आ रहा है। ये कहा था कि वो जल्द ही हमें बचाने को आ जाएगा, तो इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए। रात के 12 बजे ये बात सामने आती है कि कैलिफोर्नियन शिप के अंदर जो मौजूद लोग थे उन्होंने देखा था रॉकेट्स को टाइटैनिक के ऊपर से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो कैप्टन उस पे मौजूद थे उन्होंने कहा ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये घबराने वाली बात इस वजह से नहीं है क्योंकि टाइटैनिक पर अमीर लोग जाते हैं और वो लोग पार्टी कर रहे हों। दोस्तों अगर उस रात स्टैनली लॉर्ड ने इस रॉकेट्स को सीरियस लिया होता तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटैनिक पर मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS रेडियो कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से और ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक इन्हें बहुत लेट हो चुकी होती है। और जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी पर फ्लोट करती नजर आती हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशंस की गई थी इस टाइटैनिक के डिजास्टर की तरफ, वो सारे ब्लेम स्टैनली लॉर्ड की तरफ जाते थे। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पेश नजर सिर्फ एक इंसान को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी बहुत से लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स का जैसे मैंने आपको बताया कि सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि
दोस्तों जिस कंपनी ने ये जहाज बनाया था उन्हें ये लगता था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, तो हमें लाइफ बोट्स की जरूरत भी नहीं है। और इसके अलावा टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल भी कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली टाइटैनिक जो है वो आइसबर्ग से जाके टकराया उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन इस जहाज के कैप्टन ने उसे कैंसिल कर दिया, ये सोचकर कि इस जहाज को क्या होना है, ये तो अनसिंकेबल जहाज है। अगली बहुत बड़ी गलती थी स्टेयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचन्स की। उस रात जो बताया गया था ऑफिसर्स की जानिब से कि जहाज को लेफ्ट साइड की तरफ टर्न किया जाए, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचन ने इस मैसेज को मिस अंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया और ये उल्टी डायरेक्शन थी और ये डायरेक्शन टाइटैनिक को आइसबर्ग की और करीब लेकर जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी इस गलती को रियलाइज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी सामने लाया कि टाइटैनिक को इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी गई, इतनी ज्यादा वार्निंग दी गई कि आइसबर्ग है इस जगह पर आराम से चलो, ध्यान से चलो, लेकिन फिर भी ये जहाज फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने जहाज को आहिस्ता नहीं किया? इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज बताई जाती हैं। जोसेफ ब्रूफ जो कि चेयरमैन थे व्हाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए और उन पर काफी प्रेशर डाला गया और कंपनी की तरफ से प्रेशर ये बहुत था कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 ही दिन में कंप्लीट करना ही करना है, ताकि वो इस बात को साबित कर सके कि टाइटैनिक सबसे बड़ा, सबसे महंगा के अलावा सबसे तेज जहाज भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट भी हुआ था 14 अप्रैल दोपहर को 2 बजे। जहाज के कैप्टन ने वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को भी दिखाया कि आइस वार्निंग्स बहुत ज्यादा हैं और हमें स्पीड को कम कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया ताकि लोगों को पता ना चले और क्रू मेंबर्स को भी ये पता ना चले। वो नहीं चाहते थे कि लोगों के अंदर डर फैले। ये एक डिजास्टर ने इस कंपनी को दुनिया के सामने बदल कर रख दिया। कई सारी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट किए गए जिससे कि ऐसे डिजास्टर्स मजीद आगे फ्यूचर में ना हो। 1940 में एक इंटरनेशनल आइस पुलिस को बनाया गया। इसका काम था कि आने वाली शिप्स को इन्फॉर्म किया जाए कि आने वाले जो उनके रास्ते में आने वाले आइसबर्ग हैं उनसे उनको आगाही वक्त से पहले दी जा सके। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLOAS एक ट्रीटी साइन की गई जिससे नए स्टैंडर्ड सेट किए गए शिप्स को लेकर, जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए, यानी कि जो रैकेज थी जब टाइटैनिक जहाज डूबा। और दोस्तों इस जहाज को ढूंढने के लिए पानी के अंदर से तकरीबन 70 साल का वक्त लग गया, जो कि सितंबर 1985 में था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेट और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुंदर के अंदर से ढूंढा। समुंदर के अंदर 3.8 किलोमीटर के नीचे इसकी रैकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से तकरीबन 600 मीटर दूर थे। इसके दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है, एनवायरनमेंट ने इसे आहिस्ता आहिस्ता इरोड कर दिया है। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना हिस्सा ही बचा है। रिपोर्ट किया गया कि बैक ऑफ ईयर के जितने साल गुजरे हैं उन सालों में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इस बोट को खाई जा रहे हैं और एक्सेप्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूरी तरह गायब हो जाएगी समुंदर के अंदर से। लेकिन दोस्तों आज के दिन 11 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है ये लोगों के अंदर अभी भी है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन मिलियनियर टिलिव पालमन ने ये प्लान किया था कि हम टाइटैनिक 2 को बनाएंगे, ओरिजिनल टाइटैनिक का एक कॉपी कैट जहाज। इन्होंने ये तक कहा कि वो जहाज सेम रूट पर चलेगा जैसा कि टाइटैनिक पहले चला था और उसके अंदर सेम एक एक चीज वही होगी जैसी कि पहले वाले टाइटैनिक के अंदर मौजूद थी। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिलेज के बावजूद ये 2022 में भी कंप्लीट ना हो सका। कहा जाता है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस जहाज का क्योंकि एग्जैक्ट वैसा ही बनाया जाएगा जैसा कि पहले वाला टाइटैनिक था, तो इसके अंदर बहुत सी फैसिलिटीज नहीं होंगी जैसे कि इंटरनेट वगैरह। तो हो सकता है कि ये अनसिंकेबल जहाज अपने बनने से पहले ही डूब गया हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको
کو ایسی ہی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔